हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा चल रहा है तीसरा चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना है आपको। मैंने आपको पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ये आपका कंप्लीट हो गया था। सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको बता दिया था। लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी आपका कंप्लीट हो गया था। आज क्या पढ़ने वाले हैं आप। आज आप पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे टैरिफ स्ट्रक्चर। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ पावर, यानी कि किलोवाट, किलोवाट एम्पियर एंड किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव क्या होता है, एंड पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसन लोड, मैक्सिमम डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्जेज, ये टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, चलते हैं टॉपिक की ओर अपने। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से शुरू है आपका। कौन सा टॉपिक है आपका, विद्युत बिल को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आमतौर पर घरेलू बिल की गणना अलग अलग बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए स्लैब के अनुसार की जाती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो आपके बिजली बिल आते हैं, ठीक है, मीटर में आपका बिजली बिल आता है, तो जो आपका बिजली बिल आता है वो बिजली बोर्ड के द्वारा अलग अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं, यानी कि उनके अलग अलग दर निर्धारित किए गए हैं, उनके हिसाब से आपके घर में बिजली बिल आता है। स्लैब कौन कौन से हैं, जैसे कि 0 से 50 यूनिट, 51 से लेकर 100 यूनिट का स्लैब हो गया, तीसरा स्लैब हो गया 101 से लेकर 200 यूनिट, चौथा स्लैब हो गया आपका 200 से लेकर 300 यूनिट, और आपका पांचवा हो गया आपका चौथा आपका 300 से 500 के ऊपर के स्लैब बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया कि आपके कुछ स्लैब बनाए गए हैं जिनके आधार पे आपको बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। स्लैब कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे। स्लैब मैंने आपको कौन कौन से बताया, 0 से लेकर 50 यूनिट, ठीक है, 0 से लेकर 50 यूनिट। फिर मैंने आपको बताया 51 से 100 यूनिट, ठीक है, 101 से 200 यूनिट, 101 से 200 यूनिट। उसके बाद मैंने आपको बताया 200 के बाद से आपका 201 से 300 यूनिट, और 301 से लेकर के 500 यूनिट, और 500 से लेकर के कितना भी यूनिट, ठीक है, उससे अधिक यूनिट, 500 से लेकर कितना भी अधिक यूनिट तक इस तरह के स्लैब बनाए गए हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। और बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ तय किए जाते हैं, यानी कि जो आपका बिजली का कंजप्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपसे बिजली बिल लिया जाता है, यानी कि टैरिफ लिया जाता है। बिजली बिल आपका लिया जाता है, यानी कि शुल्क लिया जाता है। ठीक है। टैरिफ मतलब होता है शुल्क, यानी कि बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए आपसे टैरिफ यानी कि शुल्क लिया जाता है। इन स्लैब और टैरिफ दरों को बिलिंग मीटर को सिखाया जाता है। सिखाने से क्या मतलब है, बिलिंग मीटर क्या कोई इंसान ही सीख रहा है, यहीं उसमें फीड कर दिया जाता है, यानी कि इस तरह से उसमें कोडिंग कर दिया जाता है, उस तरह से उसमें फीडिंग कर दिया जाता है कि इस तरह से आपको बिल बताएगा। ठीक है। यानी कि जो आपके स्लैब हैं और उसके और कितने रुपए आपके स्लैब लिए जाएंगे, उस हिसाब से बिजली मीटर को उसमें कोडिंग कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, बिजली की खपत जो है किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा या फिर इकाइयों द्वारा आपके घर स्थल में स्थापित बिजली मीटर द्वारा दर्ज की जाती है। यानी कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ होता है उसमें क्या होता है कि आपका बिजली कंजप्शन के हिसाब से, यानी कि किलोवाट आवर या फिर यूनिट के हिसाब से आपका बिजली बिल जो मीटर आता है उसके हिसाब से आपका ले लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट के उपकरण को चलाने के बराबर है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा से क्या मतलब है, 1 किलोवाट घंटा से क्या मतलब है कि आपका 1 घंटे में आपका 1000 वाट, 1000 वाट के उपकरण जो आपका 1000 वाट का उपकरण जो है आपका 1 घंटा आप चलाएंगे, ठीक है, यानी कि जो है 1000 वाट के उपकरण को चलाने के बराबर है। यानी कि 1 घंटा का मतलब है कि आप 1000 वाट का उपकरण चला रहे हैं 1 घंटे। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब यही चीज आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूजली द डोमेस्टिक बिल इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्लैब प्रोवाइडेड बाई द डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। यानी कि जो आपके घरेलू बिल होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, किसके हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो आपके स्लैब के आधार पे, स्लैब के आधार पे आपके बिजली बिल आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है। स्लैब किस तरह से है आपका, 0 से 50 तक का यूनिट का स्लैब है, 51 से 100 का हो गया, 101 से 2 का 101 से 200 हो गया,
200 से लेकर 300 हो गया, 301 से 500 हो गया, और 500 के ऊपर के जितने भी क्रिएटेड होते हैं स्लैब, उसके हिसाब से आपका टैरिफ लिया जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से आर क्रिएटेड एंड टैरिफ आर फिक्स्ड टू कंट्रोल द पावर कंजप्शन, यानी कि पावर कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका ये जो टैरिफ आपके फिक्स किए जाते हैं, यानी कि शुल्क आपसे लिए जाते हैं। दीज स्लैब्स एंड टैरिफ रेट्स आर टॉट टू द बिलिंग मीटर, यानी कि ये जो टैरिफ स्लैब हैं आपके बिलिंग मीटर में फीड कर दिए जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज रिकॉर्डेड बाई किलोवाट आवर, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका खपत है वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, या तो आपका किलोवाट आवर में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि किलोवाट घंटे में रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर यूनिट में, और यूनिट में रिकॉर्ड किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी जो आपका मीटर लगा हुआ होता है उसमें या तो आपका यूनिट में रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर किलोवाट पर आवर में आपका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इंस्टॉल्ड इन योर होम साइट, यानी कि जो आपके घर में मीटर लगे हुए होते हैं उसमें 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है टू द रनिंग एन अप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट का उपकरण आपका 1 किलोवाट पर आवर के हर आवर के बराबर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब क्या है, तो आपका आगे क्या है, वितरण कंपनी का एक व्यक्ति आपके द्वारा चयनित फ्रीक्वेंसी पर आयोजित आपके घर स्थल पर विजिट करता है। इसका क्या मतलब है? और आपके मीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा कि आपका जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बिजली विभाग की तरफ से एक व्यक्ति आते हैं जो आपके मीटर को चेक करते हैं कि आपके कितने मीटर का कंजप्शन हुआ है, उस हिसाब से आपका टैरिफ आपका लिया जाता है। ठीक है, तो वही है आपका कि एक वितरण कंपनी का यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती है उसका एक व्यक्ति आपके द्वारा चयनित फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे चयनित फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। आपने देखा होगा कि जो बिजली का बिल है वो महीने में आपका लिया जाता है। ठीक है, महीने के हिसाब से आपका बिजली बिल होता है। कहीं कहीं होता है आपका 2 महीने में आपका लिया जाता है, कहीं कहीं आपका 2 महीने में, या फिर त्रैमासिक यानी कि 3 महीने का भी लिया जाता है। ठीक है, 3 महीने का भी लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो वही आपका चयनित फ्रीक्वेंसी पर आपके घर पे आता है और आपके मीटर पर रीडिंग रिकॉर्ड करता है। आपके मीटर में जितना रीडिंग आया रहता है उसको रिकॉर्ड करके चला जाता है। ठीक है, इस मीटर रीडिंग को आपके पिछले मीटर रीडिंग से हटाया जाता है ताकि सही खपत का अनुमान लगाया जा सके। यानी कि मान लीजिए शुरू में आपका क्या था, मान लीजिए आपका मीटर है। ठीक है, इस मीटर में आपका शुरू में बिजली बिल का कंजप्शन कितना हुआ, 1250 आपका चल रहा है। ठीक है, 1250 यूनिट आपका चल रहा है। जब बिजली बिल लेने वाला अगले महीने आया जब मान लीजिए 1250 यूनिट का आपने बिजली बिल इस तरह से रिकॉर्ड करके वो पिछले महीने चला गया था। ठीक है, जब अगले महीने वो आया, अगले महीने में आपका 1670 हो गया। 1670 यूनिट यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा था। कितना? 1670 यूनिट। अब इस हिसाब से आपको कितने यूनिट देना पड़ेगा, तो 1670 माइनस करेंगे आप 1250, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1420। यानी कि आपने कुल मिलाकर के कितना यूनिट यूज किया, 1420 यूनिट जो है इस मंथ में आपने यूज किया, और इसी का जो है आपको शुल्क आपको देना होता है, यानी कि टैरिफ आपको देना होता है। ठीक है, यानी कि फिर खपत की गई इकाइयों को ऊर्जा या बिजली के शुल्क के साथ स्लैब आधारित टैरिफ संरचना पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका टैरिफ आपसे लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अ पर्सन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एक पर्सन विजिट्स, यानी कि देखता है, आपके घर पे आता है, होम साइट एट द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड बाय यू, जिस हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रखा होगा, यानी कि मंथली या 2 महीने का या फिर 3 महीने का। ठीक है, उस हिसाब से ज़्यादातर मंथली होता है। एंड रिकॉर्ड्स द रीडिंग ऑन योर मीटर, और आपके मीटर से रीडिंग को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। दिस मीटर रीडिंग इज सब्ट्रैक्टेड, इस मीटर रीडिंग को घटाया जाता है फ्रॉम योर प्रीवियस मीटर रीडिंग, जो आपकी पिछली रीडिंग आई रहती है उससे इस मीटर को रीडिंग को घटाया जाता है। टू एस्टिमेट द करेक्ट कंजप्शन, यानी कि करेक्ट कंजप्शन को, करेक्ट जो है उचित खपत को जो है पता करने के लिए जो है आपका जो पिछला रीडिंग है उससे घटाया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उसके बाद क्या याद रखेंगे आप कि द यूनिट कंजप्शन, द यूनिट कंज्यूम्ड आर देन चार्ज्ड विथ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एज अप्लीकेबल ऑन द स्लैब बेस्ड टैरिफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद से क्या होता है कि जितनी भी बिजली आपकी खर्च हुई रहती है, यूनिट का आपने कंज्यूम किया होता है, उस हिसाब से टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो है बिजली बिल आपसे ले लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक यानी कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पूरी तरीके से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब चलते हैं विद्युत शुल्क और इसकी संरचना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत शुल्क आपसे क्या होता है, इस चीज को समझेंगे कि वह दर, यानी कि जिस दर पर उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की जाती है उसे टैरिफ के रूप में जाना जाता है। इसका क्या मतलब है कि जिस रेट पर, यानी कि जिस रेट पर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जिस रेट पर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, यानी कि बिजली जो है सप्लाई की जाती है उसे कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जो है टैरिफ में कुल लागत, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति और लाभ शामिल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब कहने का है कि जो आपकी टैरिफ है, टैरिफ जो है यानी कि जो आपसे शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क में आपसे क्या क्या शामिल होता है। उस शुल्क में जो है आपका जो प्रोडक्शन खर्च आया रहता है, यानी कि विद्युत का उत्पादन जो रहता है, उत्पादन खर्च रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन खर्च उसमें जो इतना आया रहता है वो जोड़ लिया जाता है आपके साथ में, और सप्लाई जो खर्च आया रहता है, जो आपका सप्लाई खर्च आया रहता है वो जोड़ लिया जाता है, प्लस इसके साथ साथ वो अपना प्रॉफिट भी इसमें जो है शामिल करते हैं। यानी कि जो शुल्क आपसे लिया जाता है इन तीनों को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद से आपका शुल्क जो है डिसाइड किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर भी जो है यह सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए सामान्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है इतना सब कुछ लेने के बाद भी है जो सभी प्रकार के उपभोक्ता के लिए समान नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है डोमेस्टिक में जो है अलग रेट लिया जाता है, जो है कॉमर्शियल में अलग रेट लिया जाता है, इंडस्ट्री के लिए अलग रेट लिया जाता है बिजली के कंजप्शन का। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। यानी कि जिस दर पर कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को बिजली सप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं टैरिफ। हालांकि द टैरिफ शुड इंक्लूड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कहने का क्या कहना चाह रहा है कि जो टैरिफ में है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, और क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, सप्लाई कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल का सप्लाई कॉस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि द बेनिफिट, और आपका बेनिफिट यानी कि लाभ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इन सब जुड़ा होने के बावजूद जो होता है क्या होता है कि इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर, ये सभी प्रकार के कंज्यूमर के लिए जो है ये सेम रेट इसका नहीं होता है, यानी कि अलग अलग रेट होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, यानी कि इसकी संरचना, यानी कि किस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर लिया जाता है, किस तरह से विद्युत शुल्क जो है लिया जाता है, इस चीज को देखेंगे। आवासीय तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क संरचना अलग अलग होती है। यानी कि जो आपके डोमेस्टिक हो गए, डोमेस्टिक कंज्यूमर हो गए, ठीक है, दूसरे आपके हो गए कौन से, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गए, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गए। इन दोनों का जो टैरिफ है, इन दोनों का जो टैरिफ है मेरे दोस्त, वो क्या होगा, ये अलग अलग होगा। कैसे होगा, ये अलग अलग लिए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि टैरिफ जो इनका होता है, टैरिफ स्ट्रक्चर ये भिन्न भिन्न होता है। और सभी जो है राज्यों में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर आपकी खपत कम है तो आपको प्रति यूनिट शुल्क कम देना पड़ता है, और यदि आपकी खपत ज़्यादा है तो आपको शुल्क काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपके अलग अलग राज्यों में क्या होता है कि अगर आप बिजली का कम यूज करते हैं तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, कम यूज करते हैं तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर क्या है कि उदाहरण, मुंबई में रिलायंस एनर्जी का टैरिफ निम्नलिखित है। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, यानी कि जो रिलायंस एनर्जी है, वो आपकी मुंबई में कितना चार्ज करती है, यानी कि इसका जो है टैरिफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हर एक चीज को। यहां पे दिखाया गया है कि जो 500 यूनिट तक का कंजप्शन है, ठीक है, 500 यूनिट का जो कंजप्शन है किस तरह से उसका रेट लिया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर बात करें पहले 100 यूनिट, यानी कि पहले जो आप 100 यूनिट खर्च करेंगे उसके लिए लिया जाएगा आपसे ₹2.96 पर यूनिट। यानी कि जो आपका
कंजप्शन होगा बिजली का 100 यूनिट आप कंजप्शन करेंगे, 100 यूनिट आप खर्च करेंगे, उसके लिए चार्ज होगा 2 रुपये 96 पैसे ये पर यूनिट, यानी कि 296 रुपये, यानी कि 296 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं 100 यूनिट के। कितना? 100 यूनिट के आपसे 296 रुपये, 296 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 200 यूनिट, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के हो गए आपके 300, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यानी कि 100 हुआ, 200 ही, टोटल हो गए आपके 300, यानी कि अगली 200 यूनिट इकाई के लिए, यानी कि 101 से लेकर के 300 तक 5 रुपये 56 पैसे पर इकाई, पर यूनिट जो है चार्ज आपसे लिया जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगली 200 यूनिट के लिए, 100 यूनिट तो आपका हो गया, यानी कि अब अगली 200, यानी कि 101 यूनिट से लेकर के 300 यूनिट तक जो है उसका चार्ज आपसे लिया जाएगा 5 रुपये 56 पैसे पर यूनिट, यानी कि 5 रुपये 56 पैसे पर यूनिट के हिसाब से कितना आपका हो जाएगा? 1112 रुपये। 1112 रुपये जो है आपका ये, यानी कि नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए आपका हो गया। कितना? 200 यूनिट के लिए आपका हो गया, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। कितना हो गया? 1112 रुपये। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपने यूज किया 200 यूनिट। कितना यूज किया आपने? आपने यूज किया 200 यूनिट। अगर 200 यूनिट का अगर आप निकालेंगे 100 यूनिट, 100 यूनिट निकालेंगे करीब आएगा 512 रुपये। 100 यूनिट का यहाँ पे आप दे रहे हैं 512 रुपये, और 100 यूनिट का यहाँ पे आप दे रहे थे 296 रुपये। तो देख रहे हैं कि आपका जो चार्ज है, यानी कि जो आपका नेक्स्ट यूनिट आ रहा है, यानी कि 100 से लेकर के 300 जो यूनिट आ रहा है, आपका चार्ज जो है 2 रुपये 96 पैसे से बढ़ करके कितना हो गया? 5 रुपये 56 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है कि अगली 200 यूनिट के लिए, यानी कि टोटल जो है यहाँ से हो कर लेंगे तो टोटल 500 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि अगली 200 यूनिट के लिए, यानी कि 300 यूनिट से लेकर के 500 यूनिट के लिए आपसे लिया जाएगा 9 रुपये 16 पैसे पर यूनिट। कितना लिया जाएगा? 9 रुपये 16 पैसे पर यूनिट, यानी कि जो है 9 रुपये आपका 9 दूना 18, कितना हो जाएगा? 1832 रुपये। कितना हो जाएगा? 1832 रुपये आपका हो जाएगा कितने यूनिट के लिए? 200 यूनिट के लिए। 200 यूनिट के लिए 1832 रुपये। तो देख सकते हैं, पहले आपने 200 यूनिट के लिए 1112 रुपये दिया था, अब आपको देना पड़ेगा 1832 रुपये नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए, यानी कि पहले 5 रुपये 56 पैसे ले रहे थे 200 से 101 से लेकर 300 यूनिट का, उसके बाद कितना ले रहे हैं? 300 से लेकर 500 तक कितना ले रहे हैं? 9 रुपये 16 पैसे पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। उसके बाद की कोई भी इकाई हो, यानी कि 500 के बाद से आप कितनी भी यूनिट आप कंजप्शन करें, कितनी भी यूनिट आप खर्च करें, उसके हिसाब से लगेगा आपका 10 रुपये 61 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितने के हिसाब से? 10 रुपये 61 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, यदि आप 500 यूनिट के से ज़्यादा आप कंजप्शन करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका जो है आपने टोटल 540 यूनिट खर्च किया, ठीक है। एग्जाम्पल किस चीज़ का लेते हैं कि भैया हमने देखा कि हमारे एक मंथ में 540 रुपये 540 यूनिट हमारा खर्च हुआ है, 540 यूनिट हमारा खर्च हुआ है पूरे मंथ में। अब इसका हमें निकालना है पैसा, यानी कि हमारा 540 यूनिट खर्च करने का कितने रुपए जाएगा। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट 100 यूनिट के लिए आपको 2 रुपये 96 पैसे के हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि आपका अगर 100 यूनिट की बात करें तो 100 यूनिट के लिए आपका कितना पैसा आ जाएगा? सब यूनिट के लिए आपसे कितना लिया जाएगा? शुरू के 100 यूनिट के लिए आपका हो जाएगा कितना? शुरू के 100 यूनिट के लिए आपका 296 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 200 यूनिट के लिए, यानी कि 101 से लेकर के 300 यूनिट के लिए आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1112 रुपये आपसे लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 300 से लेकर के 500 के लिए, 300 से लेकर के 500 के लिए कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 1832 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बचा 500 हो गया। अब उसके बाद आपका बचा 40 यूनिट। इस 40 यूनिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपये 61 के हिसाब से, 10 रुपये 61 यूनिट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 424 रुपये 40 पैसे। कितना हो जाएगा? 424 रुपये 40 पैसे हमारा आ जाएगा। अब टोटल बात करें तो टोटल आपको जोड़ लेना है, यानी कि 296 प्लस 1112 रुपये प्लस 1832 रुपये प्लस 424.4, यानी कि 424 रुपये 40 पैसे। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? टोटल आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। तो टोटल आपको निकाल लेना है, टोटल जितना आ जाएगा उतना आपका जो है आपको खर्च आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6 2 8 2 10 4 14 की 4 80 लगा 1, और इसके बाद करेंगे 9 1 10 9 3 13 13 2 15 की 5 80 लगा 1, 16 हो जाएगा, ठीक है।
16 की 6, 9 1 10 3 13 2 15, 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 2 14 15, 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 3664 रुपये 40 पैसे आपको टोटल आपको 514 यूनिट के लिए आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो ये आपको अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल में आपको लिख करके आ जाना है, ठीक है। आजकल की ये जो आपका टैरिफ है काफ़ी पुराना है। अगर आजकल के हिसाब से बात करें तो आजकल के हिसाब से जो करंट रेट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जो टैरिफ आपको बताया गया काफ़ी पुराना है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे आगे, अब आगे समझेंगे, आगे क्या समझना है आपको। वही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। द टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज डिफरेंट, यानी कि जो आपका टैरिफ स्ट्रक्चर शुल्क संरचना है औद्योगिक क्षेत्र के लिए और आपका घरेलू क्षेत्र के लिए आपके अलग अलग लिए जाते हैं। एंड इन ऑल स्टेट, और सभी राज्यों में टैरिफ स्ट्रक्चर यानी कि शुल्क संरचना फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स इज डिजाइंड इज सच ए वे, यानी कि घरेलू कंज्यूमर के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस तरह से उसका डिजाइन किया जाता है कि इफ़ योर कंजप्शन इज लेस देन यू हैव टू पे लेस, यदि आपका कंजप्शन कम है तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा पर यूनिट। एंड इफ़ योर कंजप्शन इज मोर, यदि आपका कंजप्शन ज़्यादा है तो सो योर चार्जेज गो अप सिग्निफिकेंटली, और उसी तरह से आपका जो है क्रमशः आपका चार्ज भी आपका बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल, टैरिफ ऑफ रिलायंस एनर्जी इन मुंबई इज फॉलो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जो रिलायंस एनर्जी है, रिलायंस ऊर्जा है, उसका जो है क्या कहते हैं मुंबई का आपका एग्जाम्पल दिखाया गया है। फर्स्ट 200 यूनिट के लिए 2 रुपये 96 पैसा पर यूनिट, नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए 5 रुपये 56 पैसे पर यूनिट, उसके बाद से नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए आपका 9 रुपये 16 पैसे यूनिट, और 500 से जितने भी ऊपर आप कंजप्शन करेंगे 10 रुपये 61 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपका चार्ज लिया जाएगा। सो इफ यू कंज्यूम 540 यूनिट इन ए मंथ, योर बिल विल बी कैलकुलेटेड एज फर्स्ट 100 यूनिट आपका 2 रुपये 96 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 296 रुपये आएगा। फिर नेक्स्ट 200 यूनिट 5 रुपये 56 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपकी 1112 रुपये आएगा। और नेक्स्ट 200 यूनिट आपका 9 रुपये 56 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपका 1832 रुपये आएगा। और लास्ट का जो आपका 40 यूनिट बचता है वो आपका 10 रुपये 61 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपका 424 रुपये 40 पैसे आता है, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लेंगे। इस हिसाब से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ आपसे लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो टैरिफ हमसे लिया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो शुल्क हमसे लिया जाता है शुल्क लेने का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से देखेंगे शुल्क लेने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो पावर स्टेशन पे जो बिजली उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की लागत की वसूली, यानी कि जो पावर स्टेशन पे बिजली का जनरेशन हुआ, यानी कि जो प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन में खर्च आया, यानी कि जो बिजली के प्रोडक्शन में खर्च आया यानी कि लागत जो आई उसको निकालने के लिए हमसे लिया जाता है टैरिफ, ठीक है। उसको जो है निकालने के लिए हमसे टैरिफ लिया जाता है। दूसरा क्या है आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द पावर स्टेशन, यानी कि जो है उत्पादन की लागत की वसूली के लिए हमसे लिया जाता है। दूसरा है संचरण एवं वितरण प्रणाली में पूंजी निवेश पर लागत की वसूली, यानी कि दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है, दूसरा है आपका जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है यानी कि संचरण होता है, और उसके साथ साथ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है उसमें खर्च आता है, उसमें क्या होता है, उसमें खर्च आता है। तो उस खर्चे की वसूली के लिए भी आपसे टैरिफ लिया जाता है, ठीक है। उस खर्चे की वसूली के लिए भी तो टैरिफ लेंगे, अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे, वो सरकार अपनी जेब से थोड़ी ना देगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपसे टैरिफ वसूला जाता है। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के संचालन और रखरखाव की लागत की वसूली, जैसे कि पैमाइश उपकरण हो गए, आपके बिलिंग हो गए इत्यादि। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपको विद्युत ऊर्जा सप्लाई किया जाता है तो उसके लिए सब स्टेशन बनाए जाते हैं, सब स्टेशन पे बिजली जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, फिर आपको बिजली पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके कुछ इक्विपमेंट भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका इक्विपमेंट खर्च आपसे जोड़ लिया जाता है, इक्विपमेंट आपसे खर्च जोड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका बिलिंग खर्च आपसे जोड़ा जाता है, जो बिलिंग किया जाता है। उसके बाद से सरकार ने रखे हैं कुछ क्या करते हैं, सरकार के द्वारा कुछ रखा गया है, जैसे क्या रखे गए हैं, सरकार ने नौकरी दिया हुआ है इंसानों को काम करने के लिए, तो वो भी खर्च आपका निकाला जाता है। उस खर्चे की वसूली के लिए भी आपसे टैरिफ लिया जाता है, यानी कि इतनी सारे खर्च को जोड़ करके आपसे टैरिफ लिया जाता है, ठीक है। पूंजी निवेश पर उपयुक्त लाभ, और जो भी सरकार ने पैसा लगाया हुआ है उस पर कुछ प्रॉफिट भी हो, उसके लिए भी आपसे टैरिफ लिया जाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, टोटल मिला जुला के आपसे उत्पादन का खर्चा आप सरकार जोड़ेगी, उसका ट्रांसमिशन का खर्चा आपसे सरकार लेगी, और उसके जो है
डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्च आएगा उसका सरकार लेगी, जो सरकार उसको रख रही है, बिजली इकट्ठा करके रख रही है उसका आपसे पैसे लेगी। उसके बाद से इक्विपमेंट आपको सरकार लगा के देती है, जैसे मीटर वगैरह होते हैं उसका भी खर्च आपसे ही लेगी। सरकार ने जितने लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है वो भी खर्च आपसे निकालेगी। सरकार को प्लस प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि बिजली उत्पादन की कंपनी जो होती है तो आपको सरकार प्रोवाइड करती है तो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो जो कंपनी वाले होते हैं फिर उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो भी सारा कुछ जोड़ करके आपसे शुल्क लिए जाते हैं। यही आपका टैरिफ के उद्देश्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर जो है अफेक्टिंग द टैरिफ, यानी कि जो टैरिफ है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो टैरिफ आपके अलग अलग लिए जाते हैं, ठीक है, टैरिफ जो है आपके अलग अलग लिए जाते हैं, तो किस हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं उस चीज़ को आपको समझना है। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि लोड के भार के प्रकार के हिसाब से आपसे टैरिफ अलग अलग लिया जाता है। जैसे कि क्या हो गया आपका भार के प्रकार में आपको देखेंगे आपका रेसी या फिर कह सकते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए आपसे अलग टैरिफ लिया जाता है, इंडस्ट्री की यूज के लिए आपसे अलग टैरिफ लिया जाता है, ठीक है, और आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए आपसे अलग टैरिफ लिया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो कॉमर्शियल यूज है, कॉमर्शियल यूज के लिए भी आपसे अलग टैरिफ लिया जाता है। तो ये सारे टैरिफ आपके भार के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लोड के हिसाब से आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मैंने आपको बताया कि जितनी अधिक मांग होगी उस हिसाब से आपको अलग एक्स्ट्रा टैरिफ आपको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से, अधिकतम मांग के हिसाब से भी आपका टैरिफ जो है अलग अलग चेंज होता रहता है। ठीक है, लोड फैक्टर, आप कितना लोड देते हैं, ठीक है, लोड फैक्टर की मामला रखता है, यानी कि जो है आप कितना लोड देते हैं उस हिसाब से आपका टैरिफ चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि आपने सप्लाई ले लिया 2 किलोवाट का, लोड आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, जब बिजली बिल ज़्यादा आएगा तो उस हिसाब से आपका ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। ठीक है, और पावर फैक्टर भी आपका एक कारक रहता है। पावर फैक्टर क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लो पावर फैक्टर के कारण भी आपका टैरिफ जो है कम ज़्यादा होता रहता है। यानी कि पावर फैक्टर अगर आपका प्रभावित हुआ, पावर फैक्टर कम हुआ तो सरकार को घाटा होगा तो आपसे पैसे ज़्यादा लेगी, या फिर कंपनी वालों को घाटा होगा तो आपसे पैसे ज़्यादा लेगी। अगर पावर फैक्टर बढ़ गया तो कोई नुकसान नहीं होगा तो आपके पैसे कम लगेंगे। ठीक है, और विभिन्नता कारक यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर में क्या हो जाता है आपका कि अलग अलग तरह के सीजनल के हिसाब से भी आपके जो है चार्ज आपके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा, यानी कि आप कितना ऊर्जा का कंजप्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपसे चार्ज आपका अलग अलग लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, ये आपके टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब ध्यान देंगे आगे नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है विद्युत शुल्क के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, यानी कि जो हमसे टैरिफ लिया जाता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने प्रकार से हमसे टैरिफ लिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। ये आपका टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपका ये एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन हालांकि अगर आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, क्या कि आपका सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसका सब टॉपिक है ये, इस वजह से मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा चैप्टर लंबा हो जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आज के चैप्टर में बस आपको इतना ही बता पाऊँ, लेकिन आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, यानी कि 2.5 नंबर में 2 क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। पहला आपका प्रकार है साधारण शुल्क, यानी कि सिंपल टैरिफ। पहला है आपका सिंपल टैरिफ। दूसरा है फ्लैट रेट टैरिफ। दूसरा कौन सा टैरिफ है? फ्लैट रेट टैरिफ। तीसरा है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। चौथा है ब्लॉक रेट टैरिफ, यानी कि खंड दर टैरिफ। पांचवा है आपका 2 भाग टैरिफ, यानी कि 2 पार्ट्स टैरिफ। इसमें हर एक पार्ट को अलग अलग भी मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी बस नाम देख लीजिए। अधिकतम मांग शुल्क, यानी कि मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है आपका। पावर फैक्टर टैरिफ है आपका। 3 भाग टैरिफ है, यानी कि 3 पार्ट टैरिफ है आपका। एक है आपका सीजनल टैरिफ, यानी कि मौसमी टैरिफ है आपका। एक है पीक लोड टैरिफ, यानी कि जो है आपका पीक लोड यानी कि टैरिफ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल कितने टैरिफ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये टैरिफ आपको ध्यान में रख करके चलना है कि टैरिफ के प्रकार ये हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में बिल्कुल अच्छे तरीके से रख के चलना है। अब बात कर लेते हैं एक एक टैरिफ का बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे हर एक चीज़ को। पहला है आपका सिंपल टैरिफ। पहला क्या है आपका साधारण टैरिफ। क्या होता है ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के टैरिफ में खपत की गई ऊर्जा की प्रत्येक यूनिट के लिए एक निश्चित दर लागू की जाती है। यानी कि इसमें जो है सिंपल टैरिफ में क्या होता है कि आप जितना खर्च करेंगे, आपका जितना खर्च होगा आपका उस खर्च के हिसाब से, जितना खर्च होगा आपका उस खर्च के हिसाब से एक फिक्स्ड टैरिफ आपसे लिया जाएगा। एक फिक्स्ड जो है टैरिफ, एक फिक्स्ड टैरिफ आपसे लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, इसे एक समान टैरिफ के रूप में भी जाना जाता है। फिक्स्ड टैरिफ है आपका, यानी कि निश्चित टैरिफ है तो एक समान ही लिया जाएगा। एक समान टैरिफ के रूप में इसे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है।
ऊर्जा की प्रति यूनिट यानी कि 1 किलोवाट पर आवर कीमत जो है स्थिर है, यानी कि जो ऊर्जा का कीमत है यानी कि जो इसका चार्ज है, यानी कि इसका जो चार्ज रहता है यानी कि जो इसका टैरिफ है वो क्या है, टैरिफ जो है इसका फिक्स है, यानी कि टैरिफ जो फिक्स है टैरिफ आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई यह ऊर्जा मीटरों द्वारा दर्ज की जाती है, यानी कि जो आपके घर में मीटर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो आपके घर में मीटर लगे हुए होते हैं उसी के हिसाब से जो है मीटर के द्वारा ये आपका रीडिंग कर लिया जाएगा, उस रीडिंग के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, उस रीडिंग के हिसाब से आपसे टैरिफ लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये है सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो रेट है वो फिक्स रहता है, वो इसका रेट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है और इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना। ठीक है, इस इंग्लिश में वही चीज लिखा हुआ है कि इन दिस टैरिफ अ फिक्स्ड रेट इज अप्लाइड फॉर ईच यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि जितनी भी एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं तो उसके हिसाब से फिक्स रेट आपको अप्लाई किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म टैरिफ, यानी कि इसे जो है एक समान टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है। द प्राइज पर यूनिट ऑफ एनर्जी इज फिक्स्ड, जो प्राइज होती है पर यूनिट के वो फिक्स रहती है। दिस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर रिकॉर्डेड बाय एनर्जी मीटर, यानी कि जो यह एनर्जी कंज्यूम होता है कंज्यूमर के द्वारा वह रिकॉर्ड कर लिया जाता है मीटर में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका किसका, सिंपल टैरिफ का ये आपका डायग्राम है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किस तरह से आपको एक लाइन ड्रा कर लेना है और इसके हिसाब से ये जो आपका दर्शा रहा है ये क्या है आपका, ये है सिंपल टैरिफ। ठीक है, यानी कि एक समान दर आपको दर्शा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका चार्ज। ये क्या है, यानी कि ये चार्ज दिखा रहा है आपका, रुपये चार्ज दिखा रहा है। ये क्या है आपका, ये आप कितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आपका ये दिखाता है, और ये जो आपका दिखाता है ये आपका दिखाता है चार्ज। ठीक है, ये आपका चार्ज दिखाता है, ये आपका कंजप्शन दिखाता है। ठीक है, पर यूनिट किलोवाट कंजप्शन दिखाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ सिंपल टैरिफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी क्या क्वालिटी है इस टैरिफ की वो बात कर लेते हैं। इसके मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके डीमेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका मेरिट है यानी कि इसके जो गुण हैं यानी कि लाभ हैं, सबसे सरल तरीका है, यानी कि ये जो है बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आपके घर में मीटर लग जाएगा, मीटर में जितना बिल आएगा फिक्स्ड रेट रहता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको एक सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आसानी से समझने योग्य है और लागू करने में आसान, यानी कि इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसको में कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक उपभोक्ता को उसको उपयोग के अनुसार भुगतान करना होता है, यानी कि जितना आप कंजप्शन करेंगे उतना आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसकी दोष की अगर बात करें तो पर यूनिट लागत अधिक है, यानी कि जो इसका चार्ज रहता है, यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है पर यूनिट, इसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट होता है ज़्यादा। कॉस्ट क्या होता है, इसका कॉस्ट होता है ज़्यादा। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति विद्युत इकाई की कीमत एक समान होने के कारण विद्युत उपयोग करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, जितनी भी तरह के उपभोक्ता हो गए, यानी कि उपभोक्ता विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता से क्या मतलब है, किसी ने लगवाया भैया हमें 2 किलोवाट की आवश्यकता है तो हम 2 किलोवाट का मीटर लगवाएंगे, हम क्योंकि हम इतना ही खर्च करते हैं। कोई हो गया 5 किलोवाट खर्चा होता है तो कोई 5 किलोवाट का लगवा लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से जितने भी श्रेणी के कंज्यूमर हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह से रेट नहीं लिया जाता, सबसे एक रेट ही वसूला जाता है, चाहे आप कम खर्च करेंगे चाहे आप ज़्यादा कम खर्च करेंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा कम खर्च करने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी कि भैया हमारे पास पैसा कम है तो हम ज़्यादा क्यों खर्च करें। ठीक है, तो उन्हें उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता कि हम भैया ज़्यादा बिजली खर्च करें। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन को, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस तरह के टैरिफ का उपयोग जो है घरेलू क्षेत्र के लिए किया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक फील्ड के लिए, आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये है आपका सिंपल टैरिफ। अब बात कर लेते हैं आगे, यानी कि फ्लैट रेट टैरिफ क्या होता है, इसकी बात करेंगे। फ्लैट रेट टैरिफ क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। दूसरा आपका टैरिफ कौन सा है, फ्लैट रेट टैरिफ। इस टैरिफ में जो है विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से खपत की गई विद्युत ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत की अलग अलग दरों पर शुल्क लिया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, सामान्य वाले मैंने आपको सिंपल वाले में बताया कि चार्ज जो है फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर यूनिट चार्ज जो है अलग अलग लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट चार्ज जो है फिक्स नहीं है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। यहाँ पे पर यूनिट चार्ज जो है, पर यूनिट जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट जो लिया जाएगा वो जो है वेरी करता है। ठीक है, वेरी करता है, यानी कि अलग अलग लिया जाएगा, अलग अलग लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था मुंबई वाला, देखें 100 यूनिट के लिए इतना चार्ज, 200 यूनिट के लिए इतना चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से है।
तो अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फिर प्रत्येक श्रेणी से साधारण टैरिफ के समान एक निश्चित दर पर पैसा वसूला जाता है। जैसे कि उपभोक्ता जो है उनके लोड और लोड कारकों के अनुसार अलग अलग दरें तय की जाती हैं, यानी कि उनके लोड के अनुसार बिल्कुल दरें तय की जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 किलोवाट का लोड हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 किलोवाट का लोड हो गया, 10 किलोवाट का लोड हो गया। तो इस हिसाब से जो है जितना किलोवाट का आपका लोड होगा उस हिसाब से आपसे अलग अलग टैरिफ लिया जाएगा। लेकिन सामान्य वाले में क्या था, ये बिल्कुल फिक्स था, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। तो इस ग्राफ को आपको हर एक डायग्राम में जितना आपको बताऊंगा ग्राफ, हर एक टैरिफ के आपको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से रखेंगे, ये आपके अलग अलग कैटेगरी हो गए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो इनसे क्या होता है कि इनसे अलग अलग चार्ज लिया जाएगा। क्या होगा, इनसे अलग अलग चार्ज लिया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका कंजप्शन चार्ज, ये आपका कंजप्शन हो गया, कितना आपने कंजप्शन किया। ये आपका क्या है, ये आपका चार्ज है कि आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि इन दिस टैरिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर चार्ज डिफरेंट रेट्स, यानी कि अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे लिए जाते हैं ऑफ कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितना वो कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से अलग अलग कॉस्ट लिया जाएगा। डिफरेंट कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, जो अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता हैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। किस तरह से, देन जो है ईच कैटेगरी इज चार्ज एट फिक्स्ड रेट और सिमिलर टू द ऑर्डिनरी टैरिफ। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं तो प्रत्येक कैटेगरी में जो है फिक्स्ड रेट उनसे चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि डिफरेंट रेट आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स दियर लोड एंड लोड फैक्टर्स, यानी कि जो है उनके लोड और लोड फैक्टर के हिसाब से उनसे अलग अलग पैसा लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ओके। अब इसके मेरिट और डिमेरिट की बात करें तो सबसे सरल तरीका ये भी क्या है कि आसान सा तरीका है, हमने बांट दिया भाई, हमने बांट दिया किसमें, हमने बांट दिया कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, फिर उस हिसाब से कैटेगरी में हम कैलकुलेट कर लेंगे। यह आसान तरीका हमारा हो जाता है, समझने में आसान होता है और लागू करने में भी आसान होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पर यूनिट लागत अधिक होती है, इस चीज़ को भी वही सेम तरीका है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। टैरिफ जो है आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। हाँ, ये जो आपका टैरिफ है, टैरिफ जो है आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होता है अलग अलग कैटेगरी में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलेंगे, इतना काफ़ी है। यानी कि इसका मेरिट डिमेरिट जो भी है बिल्कुल उसकी तरह है, सामान्य दर की तरह, ठीक है, यानी कि सिंपल रेट की तरह है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा आ जाता है आपका ब्लॉक रेट टैरिफ। तीसरा कौन सा आपका आ जाता है, ब्लॉक रेट टैरिफ, यानी कि खंड दर टैरिफ। अब खंड दर टैरिफ में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इस टैरिफ में खपत की गई ऊर्जा का ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक बना लिया जाता है, इकाई की एक निश्चित संख्या से मिल करके एक निश्चित दर पर चार्ज किया जाता है। यानी कि जो मुंबई वाला था वो ये वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में समझेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 यूनिट का इतना चार्ज, फिर आगे 200 यूनिट का इतना, तो इस हिसाब से है। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, इसमें उसमें बढ़ता था, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। और ऊर्जा के बाद में ये ब्लॉक जो है पर यूनिट की पूर्व निर्धारित संख्या के साथ उत्तरोत्तर कम दरों पर चार्ज किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में पर यूनिट जो दर है वो फिक्स रहता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या कहने का मतलब है कि इसमें जो आपसे कॉस्ट लिया जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका कॉस्ट लिया जाएगा वो ब्लॉक वाइज लिया जाएगा, वो ब्लॉक वाइज लिया जाएगा। यानी कि पहले 100 यूनिट के लिए, फिर अगर बात करें तो फिर 200 यूनिट के लिए, इस हिसाब से फिर 200 यूनिट के लिए, तो इस हिसाब से आपका ब्लॉक वाइज में बांट दिया जाएगा। अब उसमें क्या था कि आपको ब्लॉक वाइज में आपका पैसा बढ़ता था, यानी कि जो आप 100 यूनिट मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक 1 में मैंने 100 यूनिट कंजप्शन किया, ठीक है, 100 यूनिट मैंने कंजप्शन किया, तो उस 100 यूनिट के लिए क्या होगा कि हमारा चार्ज एक फिक्स है, इस 100 यूनिट तक हमारा चार्ज फिक्स है। यानी कि 100 यूनिट का मान लीजिए मैंने चार्ज दिया 4 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैंने चार्ज दिया। फिर इसके बाद जो ब्लॉक सेकंड है, यानी कि मान लीजिए इसमें मैंने 200 यूनिट कंजप्शन किया, तो इसमें हमारा रेट कम हो जाता है। रेट कम मान लीजिए इसमें मैंने दे दिया 2 रुपये पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट। और उसके बाद से मान लीजिए मैंने और भी ज़्यादा कंजप्शन किया, तो इसमें मान लीजिए मैंने 500 यूनिट कंजप्शन किया, तो इस हिसाब से हमारा रेट और कम हो जाता है। इसमें क्या होता है 1 रुपये पर यूनिट। यानी कि आपने देखा होगा जो मुंबई वाला आपने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, उसमें रेट बढ़ रहे थे यानी कि पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन इसमें क्या है रेट घटते हैं, ब्लॉक में इसमें रेट घटते हैं, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि इन दिस टैरिफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट। यानी कि पहली ब्लॉक में क्या होता है, जितनी भी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उसका आपका फिक्स्ड रेट चार्ज होता है, फिक्स्ड जो है रेट चार्ज होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड सबइक्वेंट ब्लॉक्स ऑफ द एनर्जी आर चार्ज एट प्रोग्रेसिवली लोअर रेट्स।
यानी कि जो उसके बाद के जो ब्लॉक हैं उसी तरीके से आपके लोअर रेट में चार्ज किए जाते हैं। कैसे रेट में? लोअर रेट में आपसे चार्ज किए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इज डन, ठीक है। द पर यूनिट रेट इज फिक्स्ड इन ईच ब्लॉक, यानी कि जो प्रत्येक ब्लॉक में पर यूनिट रेट है वो फिक्स रहता है। यानी कि यहाँ मैंने आपको बताया 4 रुपये पर यूनिट है, तो आप इसी यूनिट से इस ब्लॉक में जितना भी यूनिट खर्च करेंगे आपका पैसा यानी कि फिक्स रहेगा, 4 रुपये पर यूनिट लगेगा। फिर अगर आप दूसरे ब्लॉक में चले गए तो वहाँ पे फिक्स निर्धारित रहता है 2 रुपये यूनिट, तो 2 रुपये यूनिट के हिसाब से आपका चार्ज लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये आपका हो गया ब्लॉक रेट टैरिफ, ठीक है। अगर बात करें ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या है कि खंड दर टैरिफ में जितनी अधिक विद्युत ऊर्जा उपयोग की जाती है उतनी ही अधिक सस्ती पड़ती है। यानी कि जितनी विद्युत ऊर्जा का आप उपयोग करेंगे उतना ही आपका ये सस्ता पड़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सेगमेंट टैरिफ यानी कि ब्लॉक खंड टैरिफ में द मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड द चीपर इट बिकम्स, यानी कि जितना आप एनर्जी यूज करेंगे उतना आपको सस्ता होता चला जाएगा। कम दरों के कारण उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यानी कि जो है कम दर के कारण, यानी कि पैसा कम लिया जाता है। पैसा कम लिया जाता है तो इसके हिसाब से जो कंज्यूमर इसके हैं उनको क्या किया जाता है, उनको किया जाता है प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन किस तरह से किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। यानी कि अधिक विद्युत ऊर्जा उपयोग करने से लोड फैक्टर बढ़ता है। यानी कि जो आपका लोड फैक्टर है, अधिक विद्युत ऊर्जा यूज करेंगे तो आपका लोड फैक्टर बढ़ेगा, और जब लोड फैक्टर बढ़ेगा प्रति यूनिट ऊर्जा की इकाई आपकी घटती है, ठीक है। तो लोड फैक्टर बढ़ेगा तो आप जितना ही ऊर्जा कम करेंगे तो आपका जो चार्ज है, जब लोड फैक्टर बढ़ता है कि जो आपकी ऊर्जा की चार्ज है वो घट जाती है, यानी कि जो ऊर्जा प्रोडक्शन करने का रेट होता है वो कम हो जाता है, कॉस्ट जो पड़ता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है कंज्यूमर को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अधिक ऊर्जा यूज करें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब इसके डीमेरिट की बात करें तो बिल तैयार करने में अधिक समय लगता है और कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। अब समय क्यों लग रहा है भाई? समय इसलिए लग रहा है, मैंने आपको बताया कि 3 खंडों में या कई खंडों में बटा हुआ होता है। जब कई खंडों में तो इतने खंड का अलग पैसा आएगा कॉस्ट, इतने खंड का अलग कॉस्ट आएगा, इस वाले खंड का अलग कॉस्ट आएगा, इस वाले खंड का अलग कॉस्ट आएगा, तो टाइम तो लगेगा बिल तैयार करने में। उसके अलावा जो है कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि बिल प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि बिल तैयार करने में टाइम लगता है। एंड कंप्यूटर हैज़ टू बी यूज, और या फिर कंप्यूटर या फिर कह सकते हैं कैलकुलेटर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। टैरिफ जटिल होने के कारण सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। यानी कि जो है इसका टैरिफ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के हिसाब से खंड वाइज में बटा हुआ है। अगर हमारा फिक्स होता तो हमें पता चल जाता है इतने खंड में अलग पैसा ले रहे हैं, इतने खंड में अलग पैसा ले रहे हैं, इतने में कह रहे हैं हम 4 रुपये यूनिट के हिसाब से लेंगे, दूसरे खंड में कह रहे हैं हम 3 रुपये के यूनिट के हिसाब से लेंगे, तीसरे खंड में कह रहे हैं हम 2 रुपये यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, चौथे खंड में कहेंगे हम 1 रुपये के हिसाब से लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और समझने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि टैरिफ जटिल होने के कारण सामान्य लोगों की समझ से ये बाहर होता है। यानी कि टैरिफ बीइंग कॉम्प्लेक्स आर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि सामान्य लोगों के समझ से ये बाहर होता है क्योंकि टैरिफ जो है इसकी कठिन होती है, ठीक है। अगर इसके अनुप्रयोग की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो इस टैरिफ का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? व्यावसायिक और लघु औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है। यानी कि इसका उपयोग कौन करता है? या तो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल कंज्यूमर है वो करते हैं, या फिर जो है मिनी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि दिस टैरिफ इज एप्लीकेबल फॉर कॉमर्शियल एंड मिनी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये आपका हो गया ब्लॉक रेट टैरिफ। इसके बाद आपका आता है 2 भाग शुल्क, 2 पार्ट टैरिफ। अब 2 पार्ट टैरिफ का क्या मतलब है? 2 पार्ट टैरिफ का ये मतलब है कि आपका जो चार्ज है वो 2 अलग अलग रेट के हिसाब से लिया जाता है, 2 अलग अलग भाग में लिया जाता है, ठीक है। देखेंगे किस तरह से। जब विद्युत ऊर्जा की दर उपभोक्ता की अधिकतम मांग और उपभोक्ता की कई इकाइयों की उपभोक्ता की उपभोग की गई, यहाँ पे देख लेंगे और उपभोग की गई, सही है, और उपभोग की गई इकाइयों के आधार पर चार्ज की जाती है तो इसे 2 भाग टैरिफ कहा जाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर के डिमांड और कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है उसके हिसाब से इसका रेट अलग अलग चार्ज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है 2 भाग टैरिफ, यानी कि 2 भागों में लिया जा रहा है। एक तो डिमांड के हिसाब से ले रहा है, यानी कि जितनी डिमांड होगी उसका पैसा लेगा, और उसके बाद जितना वो कंजप्शन कर रहा है उसका पैसा लेगा, यानी कि 2 भाग में बढ़ जा रहा है, इसलिए कहते हैं इसे 2 भाग टैरिफ, ठीक है। When the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand on the consumer and unit consumed, it is called 2 part। यानी कि क्या कहना है, जब जो है the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand,
मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से ऑफ द कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से चार्ज कर लिया जाता है। इट इज कॉल्ड टू पार्ट टैरिफ, ठीक है। और उसके बाद से क्या किया जाता है, when the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and unit consumed, ठीक है। यानी कि जब जो है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दर जो है इज चार्ज यानी कि वसूला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड यानी कि अधिकतम मांग के हिसाब से, ऑफ द कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की मांग के हिसाब से, एंड द यूनिट कंज्यूम्स और उसकी खपत के हिसाब से, इट इज कॉल्ड टू पार्ट टैरिफ, इसलिए इसे कहते हैं दो भाग दर, यानी कि टू पार्ट टैरिफ इसलिए कहा जाता है, ठीक है। उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कुल लागत में दो घटक होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ताओं से ली गई लागत होती है उसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है निश्चित शुल्क, क्या होता है? एक होता है निश्चित शुल्क, निश्चित शुल्क को कहते हैं फिक्स्ड रेट, क्या कहते हैं? फिक्स्ड रेट। दूसरा होता है चालू शुल्क, इसको कहते हैं रनिंग रेट, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रनिंग रेट। रनिंग रेट यानी कि जो उपभोक्ताओं से कॉस्ट वसूला जाता है, लागत वसूला जाता है, दो भागों में वसूला जाता है। कौन कौन सा है? एक तो फिक्स्ड रेट वसूला जाता है, दूसरा होता है रनिंग रेट यानी कि चालू शुल्क वसूला जाता है। द टोटल कॉस्ट चार्ज ऑफ द कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज रनिंग चार्ज, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब देखेंगे फिक्स्ड चार्ज क्या होता है। फिक्स्ड चार्ज जो है उपभोक्ता की अधिकतम मांग पर निर्भर करेगा, यानी कि जो उसका फिक्स्ड रेट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके मैक्सिमम डिमांड पर। यानी कि जो फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड रेट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके ऊपर है? वो है मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। किसके ऊपर है? मैक्सिमम डिमांड के, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? और रनिंग चार्ज खपत की गई ऊर्जा पर निर्भर करेगा, और उसका जो फिक्स्ड चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम डिमांड पे। और उसका जो रनिंग चार्ज है, रनिंग चार्ज, जो उसका रनिंग चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है? रनिंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रनिंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर, यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। तो इस तरह से दो भाग टैरिफ आपका ये होता है। वही चीज इंग्लिश में, द फिक्स्ड चार्ज विल डिपेंड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड द रनिंग चार्ज विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब इसके मेरिट और डिमेरिट की बात करें, पहले इसमें समझ लेते हैं। इसे जो है निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसका एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा? ध्यान से देखेंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए इंटू किलोवाट, ए किलोवाट प्लस बी डॉट किलोवाट आवर रुपए में, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए डॉट किलोवाट प्लस बी डॉट किलोवाट आवर, एक इसमें है रुपए में आपका कंज्यूम किया जाएगा। अब ये क्या है? ये है अधिकतम मांग का चार्ज पर किलोवाट में, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका मैक्सिमम डिमांड का कॉस्ट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आपका मैक्सिमम डिमांड का कॉस्ट है, अर्थात एक है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे अधिकतम मांग से गुणा करने पर कुल निश्चित लागत मिलती है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये एक आपका कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका जो है अधिकतम डिमांड यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड क्या है आपका? मैक्सिमम डिमांड है आपका KW। KW क्या है? यानी कहने का क्या मतलब है कि ए है आपका कांस्टेंट, KW है आपका मैक्सिमम डिमांड। जब दोनों से आपका ए से गुणा कर देंगे, यानी कि जो है कांस्टेंट है आपका, मैक्सिमम डिमांड से आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपकी एक फिक्स्ड लागत निकलती है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज आपका निकल के आता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब देखेंगे बी क्या है? बी है चार्ज प्रति किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत, यानी कि बी क्या है? चार्ज प्रति, यानी कि जो चार्ज लिया जा रहा है आपके किलोवाट पर आवर के कंजप्शन के हिसाब से, जो आप कंजप्शन कर रहे हैं उसका चार्ज है, ठीक है। यानी कि बी एक स्थिरांक है जिसे जो है जब खपत की गई इकाइयों KW से गुणा किया जाता है तो कुल रनिंग चार्ज प्राप्त होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। वही चीज है। अब उसके बाद अगर बात करें, इस प्रकार का टैरिफ जो है ज्यादातर उन औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू किया जाता है, यानी कि इस प्रकार के टैरिफ जो है किस पे लागू किए जाते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया पर, जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पर आपको ये लागू किए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जिनकी अधिकतम मांग सराहनीय होती है, यानी कि जिसकी डिमांड जो है, जिनकी डिमांड जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज मोस्टली अप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, यानी कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए अप्लीकेबल होता है।
हु हैव द अप्रिसिएबल मैक्सिमम डिमांड, जिसकी जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड होती है। ठीक है, तो किसकी मैक्सिमम डिमांड होगी? घरेलू क्षेत्र की नहीं, मैक्सिमम डिमांड किसकी होगी? इंडस्ट्री कंज्यूमर की, जो इंडस्ट्रियल में कंज्यूमर होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख करके चलना है। फार्मूला आपको नहीं भूलना है, फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके मेरिट की बात करें, यह एक ऐसा टैरिफ होता है जिसमें फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से वास्तविक और यथोचित विद्युत चार्ज वसूल किया जाता है। वास्तविक मतलब होता है आपका ट्रू, यानी कि रियल। यथोचित मतलब बिल्कुल सही। ठीक है, यथोचित मतलब बिल्कुल सही वसूला जाता है, यानी कि जो है फालतू पैसे उनसे वसूल नहीं किया जाता, कि वास्तविक पैसा लिया जाता है और यथोचित विद्युत चार्ज वसूल किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि क्या है कि इट इज अ टैरिफ इन विच एक्चुअल एंड रीजनेबल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स चार्ज एंड रनिंग चार्ज। ठीक है, अब इसके दोस्त की अगर बात करें, इसके डीमेरिट की बात करें, तो इसमें उच्चतम मांग मापन की एक समस्या बनी रहती है। यानी कि जो इसकी मैक्सिमम डिमांड है वो मापने में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। यानी कि इसमें क्या है, जो मैक्सिमम डिमांड होती है उसके कारण मापने में समस्या आती है बिलिंग में, क्योंकि उच्चतम मांग की एक निर्धारण जो है कनेक्टेड लोड यानी कि संयोजित भार या फिर कमरों की संख्या अर्थात सतह की क्षेत्रफल पर यथोचित दर के आधार पर होता है। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका कनेक्टेड लोड पे डिपेंड करता है। कनेक्टेड लोड हो गया या फिर कमरा का आपका क्या हो गया, कमरे की संख्या हो गई, या फिर क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है जो आप लोड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है मैक्सिमम जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपका जो कैलकुलेट करने में यानी कि एक समस्या हुई रहती है। दूसरा क्या है, इसमें उद्योग बंद होने पर भी उपभोक्ता को चार्ज देना होता है। यानी कि आपका इंडस्ट्री चाहे खुला रहे चाहे आपका इंडस्ट्री बंद रहे, ठीक है, दोनों केस में आपका चार्ज आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, इसमें कंपनी जो है, कंपनी अपना घाटा नहीं देखेगी, आपको चार्ज आपको देना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इन दिस द कंज्यूमर हैज़ टू पे द चार्ज इवन व्हेन द इंडस्ट्री इज क्लोज। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसकी अगर बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो इस टैरिफ का उपयोग जो है मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए है। यानी कि जो इसका उपयोग है वो जो है मध्यम जो वर्ग के, मध्यम श्रेणी के औद्योगिक होते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री की बात करें, आपका इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया गया। आपका लो कैटेगरी, लोअर कैटेगरी आपका हो गया, यानी कि जिसे कहते हैं मिनी। एक हो गया आपका मिनी कैटेगरी। ठीक है, यानी कि मिनी इंडस्ट्री हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका लघु, दूसरा आपका क्या हो गया, मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग आपका मिडिल इंडस्ट्री हो गया, मध्यम उद्योग होगा आपका मध्यम उद्योग। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया उच्च उद्योग। ठीक है, उच्च उद्योग। तो इस तरह से आपका 3 कैटेगरी में आपका बांट दिया गया। इस 3 कैटेगरी में बांटने के बाद से आपका क्या कह रहा है कि मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ता, यानी कि जो मीडियम श्रेणी के आपके उपभोक्ता हैं उनके लिए यह यूज में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मौसमी टैरिफ, यानी कि सीजनल टैरिफ क्या होते हैं? सीजनल रेट टैरिफ, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, इस तरह का टैरिफ का दर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतुओं पर निर्भर करता है। यानी कि नाम ही है मौसम, नाम ही है मौसमी टैरिफ, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके वर्षा ऋतु पर डिपेंड करेगा, ग्रीष्म ऋतु पर यानी कि गर्मी पर आपका डिपेंड करेगा, शरद ऋतु पर आपका यानी कि ठंडी पर डिपेंड करेगा, और बसंत ऋतु पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें जो है पूरे वर्ष में उपभोक्ता के द्वारा उसे यूज किए गए ऊर्जा का KWH में उच्च मूल्य पर मापते हैं। यानी कि जो इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि जो रीडिंग ली जाती है वो पूरे 1 वर्ष के लिए ली जाती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए ली जाती है, और उसमें जो रेट रहता है, इसका जो टैरिफ रहता है वो हाई रहता है। ठीक है, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ रहता है उच्च, यानी कि हाई रहता है। इसे पीक सीजनल टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीक सीजनल टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है। और यदि वर्ष में कम विद्युत खपत होती है तो इसे ऑफ पीक सीजन के टैरिफ कहा जाता है। यानी कि अगर आपका मौसम जो टैरिफ है नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हैं उसे कहा जाता है पीक सीजन टैरिफ। यदि आप वर्ष में कम विद्युत ऊर्जा का खपत कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है ऑफ पीक सीजन टैरिफ कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में द रेट ऑफ सच टैरिफ डिपेंड्स ऑन द रेनी, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर सीजन। ठीक है, यानी कि ऋतुओं पर आपका डिपेंड करता है। इन दिस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द कंज्यूमर थ्रू आउट द ईयर इज मेजर्ड इन KWH, यानी कि किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है एट अ हाइयर वैल्यू, यानी कि उच्च मूल्य पर कॉस्ट लिया जाता है इनसे। इट इज आल्सो नोन एज पीक सीजनल टैरिफ, इसे पीक सीजनल टैरिफ के नाम से जाना जाता है। एंड इफ देयर इज लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, या यदि कम ऊर्जा का खपत होता है तो इन दिस ईयर, यानी कि 1 वर्ष में यदि कम ऊर्जा का खपत होता है तो इट इज कॉल्ड ऑफ
पीक सीजन टैरिफ, यानी कि यह कहा जाता है ऑफ पीक सीजन टैरिफ कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब किसकी बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। आपका क्या है, फ्लैट रेट टैरिफ है। एक काम करते हैं, यहाँ से टाइम आपका हो गया, ये यहाँ से आगे जो है आपका कल से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से आगे जो है कल से शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे मैंने आपको कौन कौन सा टैरिफ आपको करा दिया है। अगर बात करें मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। फ्लैट रेट टैरिफ आपका, ब्लॉक रेट टैरिफ आपका हो गया, फ्लैट रेट टैरिफ का हो गया, 2 भाग टैरिफ आपका हो गया, और आपका कौन सा करा दिया मैंने, मौसमी टैरिफ आपका मैंने करा दिया, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है। अब बाकी के जो बचे हुए टैरिफ हैं, और आपका बाकी के बचे हुए टैरिफ, और उसके बाद से आपका कौन कौन सा टॉपिक रहेगा इसमें, ध्यान से देखेंगे। और आपका बच रहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपका बच रहा है। और बच रहा है आपका यहाँ से कंपोनेंट्स, ये आपके सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से मैं आपका कल करा दूंगा। यानी कि कल आपका ये जो चौथा टॉपिक है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सेशन को शेयर करेंगे, और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करने के बाद से आप सेशन को लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।